हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब्स। आज कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो लोकवित्त से रिलेटेड हैं, जो आपके आगामी जो पीजीटी है, टीजीटी, एलटी की जो भी अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स से संबंधित परीक्षाएं हैं उनके लिए, साथ ही साथ नेट के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन उपयोगी हैं। तो पहला है कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय सरकार के वित्तीय घाटे के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा एक कारण ऐसा है जो आर्थिक सिद्धांत के आधार पर तो अपरिहार्य था, यानी कि उपयुक्त था, यद्यपि राजनीतिक कारणों से ये कठिन था। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें: रक्षा व्यय में वृद्धि, कृषि पर उपदान में वृद्धि, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के वेतन में वृद्धि, या फिर ब्याज अदायगी में वृद्धि। देखिए, जो राजनीतिक कारणों से जिसको लागू करना कठिन है इन चारों में से, वो आपका है इसमें कृषि पर उपदान में वृद्धि, रक्षा में वृद्धि, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि, या ब्याज की अदायगी में वृद्धि। इनमें से कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है जो राजनीतिक कारणों से कठिन हो, लेकिन कृषि उपदान में वृद्धि राजनीतिक कारणों से जो है सरकार ज़्यादा नहीं कर पाती है। तो इसके लिए ऑप्शन जो है आपका दूसरा यानी बी सही है। इसके बाद अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजनेतर राजस्व व्यय में सम्मिलित हैं। नंबर 1 है ब्याज की अदायगी पर किया हुआ व्यय, पूंजी संपत्ति के रख रखाव पर किया हुआ व्यय, और बाढ़ नियंत्रण पर किया हुआ व्यय। इसमें जो पूछा है क्वेश्चन में, वो योजनेतर या राजस्व व्यय के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है आपका जो पहला है ब्याज अदायगी पर किया हुआ व्यय और पूंजी संपत्ति के रखरखाव पर जो व्यय किया जाता है, ये योजनेतर राजस्व है, योजनाओं में शामिल नहीं होता है। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट है। बाढ़ नियंत्रण पर किया हुआ व्यय योजनागत व्यय में शामिल हो सकता है, क्योंकि जो योजनाएं होती हैं उसमें आकस्मिक जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे निपटने के लिए किसी न किसी निधि का इंतजाम होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी यानी 1 और 2 सही हैं। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करभार का क्रेता एवं विक्रेता के बीच विभाजन, यानी जो टैक्स लगता है वो खरीदने और बेचने वाले के बीच जो विभाजन है वो मांग और पूर्ति की लोच द्वारा नियमित होता है, लागत व्यय की स्थिति द्वारा नियमित होता है, बाजार की संरचना द्वारा नियमित होता है। जो सही कूट है उसको आपको चुनकर आंसर देना है। तो जो करभार है उसका बंटवारा क्रेता और विक्रेता के बीच में जिस आधार पर होता है उसमें ये तीनों ही आधार शामिल हैं। मांग और पूर्ति की लोच उसमें अहम रोल निभाता है। जो बाज़ार की संरचना है, यानी कि आपकी जो परफेक्ट कंपटीशन है या इम्परफेक्ट कंपटीशन है, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जो टैक्स है वो बायर देगा या सेलर देगा। और साथ ही साथ लागत व्यय की स्थिति द्वारा भी ये नियमित होता है। इसमें आपके जो लॉ ऑफ रिटर्न्स हैं, पैमाने की प्रतिफल हैं, उत्पत्ति के जो नियम हैं, वो भी इस बात को निश्चित करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई सरकार अपना बजट घाटा पूरा कर सकती है देश के केंद्रीय बैंक से अपने रोकड़ शेष के आहरण द्वारा, केंद्रीय बैंक और व्यवसायिक बैंकों से ऋण लेकर, या फिर नए नोटों को छापकर। तो देखिए, यहाँ पर भी जो है वो आपके तीनों ही ऑप्शन सही हैं। जब कोई सरकार अपना बजट घाटा पूरा करती है तो केंद्रीय बैंक से जो रोकड़ शेष आहरण है यानी उसको ले सकती है, और दूसरा है आपका केंद्रीय और व्यवसायी बैंकों से वो ऋण भी ले सकती है, और नए नोट छाप कर भी वो इस घाटे को पूरा करती है। तो यहाँ पर भी आपका जो तीसरा है वो ठीक है, आंसर डी सही है। इसके बाद अगला है कर का समग्र भार विक्रेता
वहन करेगा। विक्रेता यानी बेचने वाला। यदि वस्तु की मांग बेलोजदार है और पूर्ति पूर्णतः लोजदार है, या वस्तु की मांग लोजदार है और पूर्ति की लोज भी बराबर है, और वस्तु की मांग पूर्णतः लोजदार है और पूर्ति बेलोजदार है, या फिर वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति लोज से कम है। तो देखिए, जब समग्र भार विक्रेता को वहन करना है तो ये स्थिति होगी ऑप्शन नंबर सी वाली। वस्तु की मांग पूर्णतः लोजदार है और पूर्ति बेलोजदार है, तो जो विक्रेता है वो उस पूरा भार को, उसको कर भार है उसको देना पड़ेगा। मांग पूर्णतः लोजदार का मतलब है कि अगर थोड़ी सी भी कीमतों को बढ़ाया जाए तो जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। तो कोई भी विक्रेता ये नहीं चाहेगा कि उसकी जो चीज़ वस्तु वो बना रहा है, सेवा जो बना रहा है, उसकी जो है डिमांड गिर जाए। दूसरा सेंटेंस जुड़ा हुआ है जब पूर्ति बेलोजदार है। तो पूर्ति बेलोजदार ऐसी चीज़ों की होती है जो जल्दी नष्ट होने वाली हों, जो अल्पकालीन वस्तुएं हैं जिनको बहुत देर तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। तो जब विक्रेता की जो वस्तुएं हैं वो भी, उनको वो स्टोर भी नहीं कर सकता है, साथ ही कीमत बढ़ाएगा तो डिमांड गिर जाएगी। तो ये वो स्थिति बनेगी जब विक्रेता पूरा कर्ज भार जो है वो वहन करेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ पर देखिए, राजकोषीय घाटे को जीडीपी से, प्राथमिक घाटे को मुद्रा की पूर्ति से, मौद्रिक घाटे को ब्याज भुगतान से और बजट घाटे को राजस्व लेखे पर राजस्व व्यय की प्राप्तियों के साथ मिलाया गया है और सही युग्म को इसमें से पूछा है। तो देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो सही है कि राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अनुमानित किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। प्राथमिक घाटा भी उसी रूप में अनुमानित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो सही है वो एक ही युग्म है, वह है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय आयकर त्रिगामी होता है, समानुपाती होता है, प्रत्यक्ष होता है और आय लोजदार होता है। तो इनकम टैक्स जो इंडिया में लगता है उसकी बात की जा रही है, और यहाँ पर पूछा गया है त्रिगामी है, समानुपाती है, प्रत्यक्ष है या आय लोजदार है। इनमें से सही कोड के माध्यम से आपको जवाब देना है। देखिए, जो इनकम टैक्स है इंडियन, वो सबसे पहले प्रोग्रेसिव होता है, प्रगतिशील होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे जो है उसको क्या कहते हैं, उसकी जो कर की दर है वो बढ़ती चली जाती है। उसके बाद वो समानुपाती हो जाता है। हो जाता है यानी कि जब तक जो भी इनकम हो उस पर सेम रेट से ही टैक्स लगेगा, लेकिन एक बहुत आगामी जब एक ख़ास सीमा को पार कर जाता है तो प्रतिगामी हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो जो टैक्स है वो घटने लगेगा। ऐसा करने के पीछे मंशा ये रहती है कि अगर टैक्स मान लीजिए 50% लगा दिया जाए तो लोगों में अतिरिक्त पैसा कमाने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। तो पहले प्रगतिशील रहता है, फिर अधोगामी या समानुपाती हो जाता है, और उसके बाद जो है वो मतलब प्रतिगामी, नीचे की तरफ भी वो जो है ग्राफ जाने लगता है। इस तरह से होने लगता है। तो जो यहाँ पर हैं वो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी 1, 2 और 3 यहाँ पर सही होगा। एक भी प्रतिगामी है, समानुपाती है और प्रत्यक्ष है। आय लोजदारी टैक्स नहीं होता है। तो यहाँ पर जो इसके लिए आंसर है वो ऑप्शन बी है। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की कृषि संपत्ति और आय के करारोपण के अनन्य रूप से संबंधित है। जॉन मथाई समिति 1953, कल्डर्स रिपोर्ट 1956, वांचू समिति 1971 या राज समिति 1972। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका सही आंसर है वो है आपका डी, राज समिति 1972 जो है वो कृषि संपत्ति और आय के करारोपण से संबंधित है। बाकी ये तीनों जो कमेटी हैं ये किस किस विषय से संबंधित है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला है कि लोकवित्त आदर्श विज्ञान है और ये राजकोषीय क्रिया के उद्देश्यों में संसाधनों का उचित आवंटन, आय का वितरण, पूर्ण रोजगार और स्थिरता के साथ वृद्धि निहित है। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है आपका ए सही है, परंतु आर गलत है,
क्योंकि ये राजकोषीय क्रिया के उद्देश्य नहीं है, ये राजकोषीय नीति के उद्देश्य हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा वो आपका सी होगा, ए सही और आर गलत है। इसके बाद अगला है कि घाटे की किस्म और किस प्रकार आकलन किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पहला यहाँ पर है कि राजकोषीय घाटा, राजस्व और ब्याज प्राप्तियाँ और राजस्व खर्च के बीच अंतर को कहते हैं। दूसरा है राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियां प्लस कर्जों की वसूली और अन्य प्राप्तियों और कुल खर्चे के बीच अंतर है। बजट घाटा जो है वो पूंजी खाते में प्राप्तियां और संवितरण के बीच अंतर है। और तीसरा है कि जो पूंजी घाटा है वो कुल प्राप्तियों और कुल संवितरण के बीच जो है आपका अंतर है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका मेल आपको मिलाना है, तो देखिए राजकोषीय घाटा यही है। राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों और कर्जों की वसूली और अन्य प्राप्तियों के कुल खर्च के बीच के अंतर ही होता है। बजट घाटा पूंजी खाते में प्राप्तियां और संवितरण के बीच अंतर होता है। और पूंजी घाटा जो है वो कुल प्राप्तियां और कुल संवितरण के बीच का अंतर होता है। तो यहाँ पर जो आपके बनेंगे वो आपका बन जाएगा 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3, 4 आपका कोड बनेगा, जिसमें ये ऑप्शन होंगे वही आपका जो है आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका जो डी है वो आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से किस या किन को भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है। तो इसमें आपका जो आ जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण, विदेशी सरकारों से प्राप्त कर्जे, सड़कों, इमारतों, मशीनरी इत्यादि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए ऋण और पेशगियाँ। तो ये सभी जो है इसमें शामिल होता है, क्योंकि पूंजीगत बजट में पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान सभी के सब शामिल रहते हैं। साथ ही इसमें रिजर्व बैंक के ऋण भी शामिल हैं और विदेशों से प्राप्त कर्जे भी शामिल हैं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए ऋण और पेशगियां भी शामिल होती हैं। इस प्रकार जो पूंजी बजट है उसमें आपका ये 1, 2, 3 और 4 ये चारों ही चीज़ें शामिल होंगी। तो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन डी जो है वो सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आरोही आय कर समसीमांत त्याग पर आधारित है। आय जितनी अधिक होगी उतनी ही कम करदाता के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता होती है। देखिए पहला जो है लिख रहा है आरोही आय, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम हो गया आपका बढ़ता हुआ क्रम, समसीमांत त्याग पर आधारित होती है। ये बात सही है कि जो कम कमाता है उसके लिए मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो ज़्यादा होती है और जो ज़्यादा कमाता है उसके लिए कम होती है। आय जितनी अधिक होगी उतनी ही कम करदाता के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता होगी। ए और आर यहाँ पर दोनों सही हैं और जो आपका आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपके लिए वो सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगला है सूची 1 का सूची 2 के साथ मेल कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर जो पहला है सूची 1 ये है, सूची 2 ये है। तो सेवा कर कौन लगाता है, स्टाम्प शुल्क कौन लगाता है, संपत्ति कर कौन लगाता है और बिक्री कर कौन लगाता है। इनसे आपको ये दो केंद्र और राज्य सरकार का 2 ऑप्शन है, इससे मिलाना है। यानी कि आपको केवल वही कर या शुल्क इसके साथ जोड़ना है जो केवल केंद्र सरकार लगाती है या जो केवल राज्य सरकार लगाती है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका जो स्टाम्प शुल्क है वो ऐसा शुल्क है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। और इसके बाद जो आपका बिक्री कर है, अब तो वो पहले वैट में और अब जीएसटी में तब्दील हो गया है, लेकिन बिक्री कर जो है आपका वो राज्य सरकारें लगाती थीं। सेवा कर
और जो संपत्ति कर है, ये दोनों सम्मिलित रूप से लगाती हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ठीक बनेगा वो बनेगा बी का 1 और डी का 2, ये इसका ऑप्शन होना चाहिए। और इसका देखिए कूट नीचे, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है। इसके बाद अगला है, वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार आयकर के अतिरिक्त निम्न में से किसकी निवल प्राप्ति को केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाना चाहिए। यानी कि जो वित्त आयोग हैं, तो आयकर तो केंद्र और राज्यों के बीच बंटता है, उसके अलावा इनमें से कौन सी ऐसी और इनकम है जिसको केंद्र और राज्यों के बीच जो है आपका बांटा जाना चाहिए। है अतिरिक्त उत्पादन शुल्क, कृषि संपत्तियों पर धन कर, और फिर है आपका संघीय शुल्क। इन तीनों में से वो कौन सा है जिसको केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका केवल तीसरा जो है, जो आपका संघीय उत्पादन शुल्क है, वो केंद्र और राज्यों के बीच में बांटा जाना चाहिए। यहाँ पर जो है आपका तीसरा वाला सही है। इसके बाद अगला है ये कि भारत में संघीय कराधान का भार मुख्यतः निम्न और मध्यम आय वर्गों द्वारा वहन किया जाता है। कर संरचना ऐसी है कि वस्तुओं पर लगने वाले करों का ही प्राधान्य है। तो यहाँ पर जो है कूट के माध्यम से आपको जवाब देना है कि यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, या और जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण है, या ए आर सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, या ए गलत है, आर सही है। देखिए यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर जो ए है वो सही है, लेकिन जो है आर है वो गलत है। भारत में संघीय कराधान का भार मुख्यतः निम्न और मध्यम वर्गों द्वारा वहन किया जाता है, ये सही है। लेकिन इसका रीज़न ये नहीं है कि जो टैक्सेस हैं वो वस्तुओं पर ज़्यादा, मतलब जो वस्तुओं पर लगने वाले कर हैं वो सबसे ज़्यादा इन लोगों द्वारा पे किए जाते हैं। उसका रीज़न ये नहीं है, ऐसे और बहुत से कर हैं जो इनके लोगों द्वारा पे किया जाता है। सबसे बड़ा तो इनकम टैक्स ही है कि जो मिडिल क्लास आ जाता है सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है उसी के ऊपर से लिया जाता है, और जैसे ही वो अपर क्लास में जाता है वो अनुपातिक हो जाता है, और उसके बाद जो है वो प्रतिगामी होने लगता है। तो यहाँ पर ए तो सही है, लेकिन आर इसका सही कारण नहीं है, सी सही है। इसके बाद है कि भारत की संघीय राजकोषीय प्रणाली में सरकार के प्रत्येक स्तर पर राजकोषीय क्षमता और संभाव्य लोकव्यय की आवश्यकता के बीच जो मिसमैच हो जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि संघीय राजकोषीय प्रणाली में सरकार के प्रत्येक स्तर पर जो व्यय है और जो उसकी इनकम है, उन दोनों का जो अंतर आ जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है समस्तर राजकोषीय संतुलन, दूसरा है ऊर्ध्व स्तर राजकोषीय संतुलन, तीसरा है आवश्यकताओं और संसाधनों के बीच एक एक अनुरूपता का भाव, और चौथा है समस्तर और ऊर्ध्व स्तर राजकोषीय असंतुलन। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है वो सही है। देखिए, जब राज्य सरकारों के आय और व्यय के बीच में अंतर आ जाता है, यानी कि जो राजकोषीय क्षमता है और संभावित लोक व्यय की आवश्यकता के बीच जो मिसमैच पैदा होता है, उसकी तुलना अगर हम प्रत्येक सरकार के स्तर पर करें तो इसको आप समस्तर या क्षैतिज हॉरिजेंटल राजकोषीय संतुलन कहते हैं, और अगर केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य तुलना कर करें तो वो वर्टिकल या ऊर्ध्व स्तर राजकोषीय संतुलन कहलाता है। सरकार के प्रत्येक स्तर पर इस मिसमैच को जब आप कंपेयर करेंगे तो वो समस्तर या हॉरिजेंटल या क्षैतिज असंतुलन कहलाएगा। ऑप्शन ए आपका सही है। इसके बाद अगला है कि राजस्व के साधनों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा केवल संघ सरकार से संबंधित है, यानी कि इसमें से कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो केवल संघ सरकार से संबंधित है। ब्याज कर, उपहार कर, धृति कर, धन कर, भू राजस्व या चुंगी कर, इसके बाद आयकर, बिक्री कर, संघ उत्पाद शुल्क, या फिर निगम कर और सीमा शुल्क।
तो देखिए यहाँ पर जो निगम कर और सीमा शुल्क है, केवल ये एक ऐसा समूह है जो संघ सरकार से संबंधित है और राज्य सरकार से इसका कोई भी नहीं है नाता। लेकिन और बाकी सब में, जैसे कि यहाँ पर आपका भू राजस्व आ गया, यहाँ पर आपका बिक्री कर आ गया, उपहार कर आ गया, ये सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो राज्य सरकारों द्वारा भी लिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी है। निगम कर और सीमा शुल्क ऐसे टैक्सेस हैं, या ऐसे टैक्सेस का इस क्वेश्चन में समूह है जो संघ सरकार से संबंधित हैं। इसके बाद अगला है कि भारत के राजकोषीय घाटों को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही परिभाषित करता है। राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय का अधिक है। यहाँ पर राजकोषीय घाटे की डेफिनेशन पूछी गई है। दूसरा है राजस्व प्राप्तियों तथा ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों के योग की तुलना में कुल व्यय का अधिक है। कुल राजस्व की तुलना में कुल व्यय का अधिक है। और कुल घाटा ऋण ब्याज अदायगियाँ। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो सही है। जो राजकोषीय घाटा होता है वो राजस्व प्राप्तियां ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों के योग की तुलना में कुल व्यय पर अधिक होता है। राजकोषीय घाटा से संबंधित क्वेश्चन या इसकी डेफिनेशन या इसको कैलकुलेट करने के फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि संघ सरकार के चालू राजस्व में निम्नलिखित में से कौन सी मदें शामिल नहीं होती हैं। कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, कर्जे, छोटी बचतें या फिर ब्याज अदायगियाँ। ये आज का वीडियो था, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पता नहीं था वीडियो खसर पसर